Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो टॉप 200 भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, उसका दूसरा पार्ट। संभवतः यह 3 पार्ट में और लगभग 1.5 घंटे में पूरी तरीके से भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आने वाले जितने भी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सब के सब हो जाए। इसलिए दोस्तों, इसको विश्वास करके आप देख के जाइए, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, और इन चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री जो थे वह चाणक्य थे। चाणक्य के कई और नाम थे। चाणक्य का ही नाम कौटिल्य था, चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त था। तो कहीं पे चाणक्य आए, कौटिल्य आए, विष्णुगुप्त आए, तो आपको जानना है कि तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अब देखिए, मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी। जैसे वर्तमान समय में जो प्रचलित मुद्रा भारत में है वह रुपया है, तो वैसे मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा जो थी वह पर्ण थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखेंगे कि मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पर्ण थी। सुदर्शन झील, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली। सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को धारण किया था, और वह शिक्षा अपने गुरु भद्रबाहु से लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? तो भद्रबाहु जी से ली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए, यहाँ पे कौटिल्य लिखा है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये पुस्तक किससे संबंधित है? इस पुस्तक में क्या दिया है? तो दोस्तों, इससे में राजनीति से संबंधित तथ्य को दिया गया है। राजनीति से संबंधित अवधारणा को चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है। दोस्तों, चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? तो चाणक्य को कहते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक राजदूत आया। किसके दरबार में आया? किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला एक प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेगास्थनीज जो है किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। और मेगास्थनीज के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक लिखी गई है, बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है इंडिका, जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। अब बात आ जाती है कि मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह किसका राजदूत था, किसके द्वारा भेजा गया था? तो दोस्तों, वह सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। और इन्हीं सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पे हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई। श्रवणबेलगोला में हुई, जो वर्तमान समय में कर्नाटक में है। और यह जैन धर्म में एक प्रथा है, जब शरीर को त्यागना होता है तो उस समय जो है लोग उपवास रख लेते थे। तो उपवास के दौरान श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य जी की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र दोस्तों बिंदुसार था। और बिंदुसार से एक क्वेश्चन आता है कि इसे किस उपनाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को ही अमित्रघात कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा अमित्रघात की उपाधि किसको मिली थी, तो बिंदुसार को मिली थी। अब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था, वैसे बिंदुसार के समय में डाईमेकस आया था। दोस्तों, कौन आया था? डाईमेकस भारत में आया। और जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे, वैसे मक्खली गोसाल ने जो आजीवक संप्रदाय दिया था उसके अनुयायी थे
चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार। अब बिंदुसार के पुत्र जो हैं राजा अशोक हुए, जो बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट हैं, बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट हैं अशोक। यह बिंदुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। तो ये 70 क्या कह रहा है कि अशोक, सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। यहीं पे बात कर लेते हैं कि अशोक की मृत्यु कब हो गई थी। तो दोस्तों अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई थी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गद्दी पर कब बैठा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। तो अशोक ने धम्म का मतलब है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। कब किया? कलिंग के युद्ध के बाद। दोस्तों कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उसी के बाद जो है इतना ज़्यादा उसमें मौतें हो गई, इतने सैनिक मारे गए कि उसको देखकर अशोक दंग रह गया और उसने कहा कि आज के बाद मैं कोई भी लड़ाई नहीं लड़ूंगा, बल्कि मैं बौद्ध धर्म को क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वह अपने पुत्र और अपने पुत्री को कहाँ पे भेजा? श्रीलंका भेजा। अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को उसने कहाँ पे भेजा? श्रीलंका भेजा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, 73 देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, शिलालेख, शिला मतलब होता है पत्थर और लेख मतलब होता है लिखना। पत्थर पे लिखने का प्रचलन जो है अशोक ने ही शुरू किया। कहीं कहीं इसी शिलालेख को स्तंभ लेख लिख देगा तो उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब एक ऐसा पत्थर जो स्तंभ कॉलम टाइप हो, उस पर लिखा हुआ हो, तो उसी को आप क्या कह देते हैं? स्तंभ लेख कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए शिलालेख का प्रचलन यानी पत्थरों पे लिखने का प्रचलन किसने शुरू किया? अशोक ने शुरू किया। और इस शिलालेख पे जो लिखा जाता था उसकी भाषा कैसी थी दोस्तों? तो प्राकृत भाषा में इस शिलालेख को लिखा जाता था। और जो अशोक के शासन काल में शिलालेख बहुत प्रचलित मिले उनकी संख्या 14 है। अब देखिए दोस्तों, इन शिलालेखों की खोज जो है टी फेन थेलर ने 1750 ईस्वी में की। और अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसने? जो शिलालेख पे अभिलेख लिखे थे उसको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा। अब पूछता है आपसे कि अशोक के शासनकाल में सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन है? तो दोस्तों सबसे लंबा 7वां स्तंभ लेख है और सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है उसका नाम है रुम्मिनदेई स्तंभ लेख। तो आपको ये दोनों याद रखना है। अगर पूछेगा सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन है तो 7वां है, सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है तो रुम्मिनदेई स्तंभ लेख। अगर बात किया जाए कि अशोक का नाम अशोक किस स्तंभ लेख में या किस अभिलेख में या किस शिलालेख में मिलता है, तो अशोक का नाम अशोक ही केवल 2 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें मिलता है। एक मास्की का अभिलेख है जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है, और एक गुर्जरा का अभिलेख है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों मास्की और गुर्जरा 2 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। बाकी में इनका नाम देवनाम प्रिय मिलता है, जो अभी आगे आएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग युद्ध। आपको बता दिया कि कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है किस शिलालेख में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, 76। तो खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं तो खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं, जैसे उर्दू लिखा जाता है वैसे ही सेम खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। एक ब्राह्मी लिपि होती है जो इसका उल्टा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 77, 77 नंबर। सांची का स्तूप जो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण जो है अशोक के द्वारा ही करवाया गया। और आपको पता होगा कि श्रीनगर की स्थापना भी अशोक के द्वारा ही की गई थी। ज्यादातर अभिलेखों में अशोक का नाम जो मिलता है वह देवनाम प्रिय मिलता है। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय कहा गया है क्योंकि ज्यादातर में इनका नाम देवनाम प्रिय ही मिलता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। लेकिन अगर पूछ लेगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त संवत चलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया 319 ईस्वी में। अब इस चंद्रगुप्त प्रथम जो वास्तविक संस्थापक थे उनका उत्तराधिकारी यानी उनका पुत्र जो था, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था।
सबसे पहले श्रीगुप्त, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त को ही हम भारत का नेपोलियन कहते हैं और सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इसके चित्र मिलते हैं। और प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है जिसको हरिशेर ने लिखा है, उसमें समुद्रगुप्त की चर्चा हुई है, अर्थात समुद्रगुप्त की जानकारी जो है प्रयाग प्रशस्ति लेख से मिलती। उसके बाद देखा जाए तो समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि थे हरिशेर, यही हरिशेर जो है प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 देखा जाए, 82 देखा जाए तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इनको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी तो पाटलिपुत्र थी ही, एक उन्होंने नई राजधानी बनाई जिसको गुप्त वंश की दूसरी राजधानी कहा जाता है, उज्जैन को। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध चीनी यात्री, चीन से एक यात्री फाहियान आया, किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, सबसे ज्यादा सोने की मुद्राएं गुप्त काल में ही जारी किया गया। और सबसे पहले, जैसे सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं तो गुप्त काल में जारी किए गए, और चांदी का सिक्का सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया। कब चलवाया? तो शकों पर विजय पाने के बाद चलवाया। उसके बाद महरौली में एक लौह स्तंभ है जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी की बात करें तो कुमारगुप्त हैं। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, और इस नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला, तोड़ने फोड़ने वाला, बर्बाद करने वाला गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी था।